हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग निरंतर पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और जितने भी पेपर होते हैं जिनमें जीएस जीके रहता है वो सभी के लिए है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो पहला हम प्रश्न देखते हैं। आज के पहले प्रश्न को जैसे हम देखते हैं तो ये प्रश्न कह रहा है, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। फिर सुन लीजिए, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु किसे कहा गया है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने नामों से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं वो कि उनके नाम अजीबोगरीब रख दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत में जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कौन सा वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश पढ़ते हैं तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना करते हैं। फिर आप और आगे जाओगे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ऐसे बहुत सारे लोग। तो उन्हीं में से हमारे कौन होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, तुगलक वंश के जो एक शासक है उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम किस नाम से जानते हैं, रक्त पिपासु के नाम से जानते हैं, स्वप्नशील के नाम से जानते हैं, और अगला आप देख लेते हो पागल के नाम से। ऐसा इसलिए हो जाता है, इसका हम लोग इसलिए नाम देते हैं क्योंकि अपने जीवन में इसने जितने भी काम किए वो कुछ ऐसे रहे कि वो सफल नहीं हो पाए। जैसे क्या होता है, कराची का अभियान हो जाता है, खुरासन का अभियान ये करता है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करने का प्रयास करता है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास करता है। जितने भी ये कार्य करता है सारे असफल होते हैं। असफलता के साथ साथ में अचानक से, मतलब हड़बड़ा करके, जैसे कोई काम करना होता है, लेटे हैं, अचानक से उठे और भाग पड़े। तो ऐसे काम कौन कर देता था, मोहम्मद बिन तुगलक। और एक चीज और इसके साथ में जो नजर आती है कि कई बार इसको जब हम अच्छे से पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, जब आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको कई बार इसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। जैसे खुरासन अभियान करने जाते हैं, कारगिल अभियान करने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बर्फबारी हो जाती है, आधे से ज्यादा सैनिक मर जाते हैं, वहां पे समाप्त हो जाते हैं, है ना। कुछ ही 2 3 4 10 बज करके आते हैं जो खबर देते हैं यहाँ पर कि वहां पे जो भी सेना गई थी वो असफल हो गई। तो ऐसा जब प्रश्न पूछा जाए आपसे कि आप भाई ये बताइए, रक्त पिपासु के नाम से, पागल के नाम से, क्षणिक बुद्धि के नाम से, ऐसे नाम इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहते हैं। आप जानते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने 50 बार बताया। ऐसे वनडे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1000 झीलों का शहर या 1000 झीलों का देश, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहते हैं, तो आप बता दोगे फिनलैंड को। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे हजारों झीलें आपको दिखाई पड़ती हैं, हजारों लेक्स आपको दिखाई पड़ती हैं। कई बार पूछा गया तो आप याद रखोगे, एक ऐसा देश जहां पर हजारों झीलों के बारे में बात होती है, वो देश आपका कौन सा होता है, फिनलैंड होता है। चलिए अगला हम देखते हैं, मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है। तो जो नए लोग हैं पहले वो ये समझ लिए कि धारा कैसी है। धारा आपकी मुख्य 2 प्रकार की होती है, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मोजाम्बिक की जलधारा, बेंगुला की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, है ना। ऐसे बहुत सारी जलधाराएं हैं। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये किस सागर से संबंधित धारा है। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि इस जो जलधारा है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये किस प्रकार की है। तो किस प्रकार में अगर आपसे पूछा जाए, जितनी भी हमने बताई, कोयराइल की धारा, मोजाम्बिक की धारा, ठीक है, बेंगुला की धारा, क्यूरेशियो की धारा, जितनी भी इस प्रकार की धाराएं हैं, एक आध बार आप देख लेंगे, बाकी हम कराते ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये हो रही, मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है, तो आप बताओगे कि ये जलधारा कैसी है, गर्म है, और एक किस सागर की है, हिंद महासागर की। हिंद महासागर की अगर पूछा जाए मोजाम्बिक जलधारा कैसी है, तो आप बता दोगे ये गर्म जलधारा है। ठीक है, कंप्लीट है। आगे हम लोग देखते हैं, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे। भारत के बहुत सारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। ये वाला प्रश्न करंट अफेयर्स से भी वो जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि पुण्यतिथि, मतलब जन्म दिवस का मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, काफी मतलब ख्याति प्राप्त नाम रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री जी जो हमारे रहे, उनका नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी।
अगर हम दिन की बात करें तो मात्र 13 दिन, ठीक है, 13 दिन में ही इनकी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो याद रखोगे। और दूसरी बात कि इनको भारत रत्न भी मिला था, ये हमारे भारत रत्न थे। भारत रत्न तो बहुत छोटी चीज है क्योंकि ये उससे बड़े रत्न थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व सूचना दी जाती है। यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, अगर उनको पदच्युत करना है, उनको पद से हटाना है, पद का परित्याग कराना है उनसे, तो उनको इस बात की सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है। ऐसे अगर आपके प्रश्न रहते हैं, भाई आप ये बताइए कि ऐसे प्रधान मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनको पद की गरिमा या संविधान को लेकर के वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अगर पद से हटाना है तो इस बात की सूचना उनको कितने दिन पहले में देंगे, 14 दिन। होता क्या है कि ऐसा बिल दो ही जगह जाता है, तो राज्यसभा या फिर लोकसभा। ऐसा बिल जिस पर 1/4 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हों, वो बिल हमारा दूसरे सदन उसी सदन में जाएगा, फिर दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर वो अगले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होगा। और ऐसा अगर हो जाता है तो माना जाता है कि प्रक्रिया पूरी होती है और राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है, राष्ट्रपति जी को अपना पद त्यागना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर रहेगा संविधान के आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, बहुत सारी इनको क्या होती पावर्स होती हैं। वीटो पावर हो गया, शक्तियों की पावर हो गई, आपातकालीन शक्तियों की बात होगी, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं ना, क्योंकि देश के हमारे क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं ये, ठीक है। वर्तमान में कौन है हमारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है। ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाएंगे, या तो खेलों की संख्या पूछ ली जाएगी, खेलों की संख्या में कितने सदस्य भाग लेते हैं, जैसे पूछ लेंगे कि क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो आपका आंसर 11 होगा। ऐसे या तो उनकी संख्या पूछ लेगा, या तो खेलों से संबंधित उनका मैदान पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया ग्रीन पार्क कहाँ पे है, तो आप बता दोगे कानपुर में है। ईडन गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा, या फिर खेलों की संख्या, या फिर खेल का नाम पूछ लेगा, या खिलाड़ी का नाम पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा के राहुल किस खेल से संबंधित है, तो आप बता दो क्रिकेट से। तो इस प्रकार से या तो खेल का ग्राउंड पूछेगा, मैदान पूछेगा, या खेल से संबंधित व्यक्ति पूछेगा, या खेल से संबंधित उस व्यक्ति का उपनाम पूछेगा आपसे, या फिर खेल की शब्दावली। शब्दावली जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है, अलग शब्दावलियां होती हैं, फुटबॉल में अलग होती हैं, क्रिकेट में अलग होती है, जैसे गुगली है ना, यॉर्कर है, ऐसे सारे शब्द कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, क्रिकेट में दिखाई पड़ते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये पूछ रहे हैं चेकमेट, चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो आप बता दोगे क्या, शतरंज से। और विश्वनाथन आनंद का नाम तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने भारत को कितनी बार विश्व चैंपियन बने वो, और बनवाया भारत को, तो आप याद रखोगे शतरंज से। और शतरंज को हम पहले किस नाम से जानते थे, चलो वो एक अलग बात है ना। यहाँ पे हम देखते हैं अगला, वायु दाब किससे मापा जाता है। वायु दाब देखो, संसार में जितनी भी चीजें हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनको नापने के लिए कुछ मेजर्स के लिए मतलब कुछ पैमाने बनाए गए हैं। तो जो वायु दाब, जो हमारा वायु है, जो एयर है, वो कितना प्रेशर कर रही है किसी चीज पे, कितना दबाव डालती है, उसके दाब को अगर हमको जानना है, पहचानना है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास एक यंत्र है, उसका नाम है बैरोमीटर। ये आप याद करके जाइए, यंत्रों से संबंधित भी ये विज्ञान का प्रश्न है, पूछा जाता है कि वायुदाब मापने के लिए जो हमारा यंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता दोगे बैरोमीटर, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। समय बहुत कम लेंगे, समय बहुत कम है, लेकिन ज्यादा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, 10-10 प्रश्न है, तब भी आपको रोज वीडियो मिल रहे हैं, सारे कलेक्ट कर लेंगे, इतने सारे प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी। परमाणु आप जानते हैं, अणु है, परमाणु है ना, बहुत छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। तो 3 प्रश्न तो आप ये देख लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर हम कह रहे हैं परमाणु की खोज किसने करी थी, तो जो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक, इनकी खोज तो आपको याद ही होनी चाहिए। ईंट पर नाच आप याद कर लेंगे, ईंट पर नाच आपको याद रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन साहब ने किसकी खोज करी थी,
परमाणु की। याद रखेंगे आप, परमाणु बम की खोज किसने करी थी? आप जानते हैं ऑटो हॉन ने करी थी, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं आपको। अगला हम देखते हैं, किसी पौधे का जनन अंग क्या होता है? जैसे जितने भी संसार में व्यक्ति हैं उनके जननांग होते हैं या संतानोत्पत्ति के अंग होते हैं, इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं आपको, कोई वायु के द्वारा, कोई ऐसे सारी बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी पौधे का जनन अंग क्या होता है। यदि कोई वृक्ष है, कोई पौधा है, कोई पेड़ है, उसका जनन अंग क्या होगा? क्योंकि पेड़ में बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। रूट मतलब जड़ अलग है, तना अलग है, शाखाएं अलग है, फूल अलग है, पत्तियां अलग हैं। जैसे पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, भोजन और इसका सब निर्माण करती हैं। तो पत्तियों का एक अलग रोल है, पुष्प का एक अलग रोल है, उमंग है, जायांग है, सब आप पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है किसी पौधे का जनन अंग क्या होता है, तो आपका आंसर क्या है, फ्लावर्स मतलब फूल। फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, वो किसी पौधे का क्या होता है, जननांग कहलाता है, जनन अंग कहलाता है। क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट क्यों कहा जाता था? याद कर लीजिए कि जो हमारे पुलिस बंधु दिखाई पड़ते हैं समाज में, देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, तो वहां पे बात होती है कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहाँ पे कहा जाता था? मतलब पुलिस कर्मियों को पुलिस ना कह करके उनको चाट कहते थे कि चाट इधर आइए, भाट उधर जाइए। ऐसी जो शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ती हैं, तो महाराजा हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में दिखाई देती हैं। और आप जानते हैं हर्ष के समय में हंसांग आते हैं, और हर्ष ने जो युद्ध लड़ा था, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, जिससे पुलकेशन द्वितीय से। और हर्ष बहुत अच्छी कहानी इनके बारे में है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पढ़ाएंगे भी हर्ष के बारे में हम विधिवत तरीके से। तो आप ये जानोगे कि पुलिस कर्मियों को किसके शासन काल में चाट या भाट के नाम से जानते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी रहती है, एक आध बार आप देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे, हमारा फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।